Hello everyone, hope you all are doing good. So in the last class we were discussing the marathon session on your RCC. इससे पहले काफ़ी सब्जेक्ट करा भी दिए मैंने आपको मैराथन के। आरसीसी भी ऑलमोस्ट फिनिश ही होने वाला है, हमारा फाउंडेशन चल रहा है। ये टॉकिंग अबाउट दी फुटिंग। इसकी डिजाइनिंग में भी हमने लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से क्रिटिकल सेक्शन की बात करी थी। वी टॉक्ड अबाउट क्रिटिकल सेक्शन, तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, विल कंटिन्यू विद दैट। बाकी स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। वी हैव बेसिक अनाउंसमेंट प्रायर टू द स्टार्टिंग ऑफ दैट। First, you can solidify your preparation for GATE and ESC. Introducing a new 4 month subscription launch किया हमने इसके लिए, और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है। तो जो लोग भी अभी 23 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, दे कैन गो फॉर दिस। सेकेंडली, लो कॉस्ट EMI भी लॉन्च कर दी गई है 0% इंटरेस्ट पे। तो इफ़ यू वांट टू अवेल दिस, यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। देन जो भी हमारे कॉम्बैट के विनर्स हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैम। तो जितने भी हमारे लर्नर्स थे, अप्रॉक्सीमेटली 65,000 लर्नर्स ने इनरोल किया था कॉम्बैट के लिए। जितने भी टॉप रैंकर्स हैं, उन्होंने हमारे बैच ज्वाइन कर दिए। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर दैट, जिनको भी स्कॉलरशिप मिल रही है, दे कैन ज्वाइन द बैच। देन 14 अक्टूबर को नया बैच लॉन्च हो रहा है गेट 23 के लिए। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर हम। देन 14 अक्टूबर को एक और बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स एंड OCF। तो आई विल बी टेकिंग दैट, मैं ले रहा हूँ वो बैच FM एंड OCF। FM एंड OCF नहीं होगा, टॉपिक चेंज होगा मेरे ख्याल से। टॉपिक विल बी चेंज, बट चेंज करा दूंगा। प्री स्ट्रेस चलेगी इसके बाद। देयर विल बी प्री स्ट्रेस दिस, वो टाइटल गलत लिखा हुआ, चेंज हो जाएगा। दैट विल बी चेंज्ड। देन गेट इज लेस देन 6 months अवे। सो इफ यू वांट टू बूस्ट योर प्रिपरेशन, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, तो यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आप आइकॉनिक ले सकते हैं मिनिमल कॉस्ट के ऊपर। आइकॉनिक के और भी एडिशनल फीचर्स है। 1-to-1 लाइव मेंटरशिप इसका सबसे कैची पॉइंट है। तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स है। दिस वाज आवर बेसिक अनाउंसमेंट्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास कहाँ तक की थी, एक बार आप बता देना। मेरे ख्याल से क्रिटिकल सेक्शन की बात करी थी। क्रिटिकल सेक्शन कौन से होंगे? क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर हो गया था, पंचिंग शेयर भी बता दिया था। ये मेरे ख्याल से था, ये भी बता दिया था, ये भी बता दिया था। हाँ, बॉन्ड और टेंसाइल रीइंफोर्समेंट बतानी थी आपको। सो यू टू डिस्कस अबाउट बॉन्ड एंड टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, दिस वी हैव टू एनालाइज। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट दिस। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा अगर मैं आपको ब्रीफ दे दूं पीछे। हमने क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग की बात कर ली थी, हमने क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर की बात कर ली थी। ये दोनों बातें हमने कर ली थी, बेंडिंग और शेयर दोनों। सो क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर, तो उसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। आई कंटिन्यू विद दैट ओनली। तो स्टार्ट करते हैं पहला। अब अगर मैं बात करूं क्रिटिकल सेक्शन फॉर बॉन्ड, क्रिटिकल सेक्शन फॉर बॉन्ड क्या है? क्रिटिकल सेक्शन फॉर बॉन्ड है फेस ऑफ द कॉलम, पेडेस्टल और फुटिंग, जहां पर भी आके मिलते हैं। तो क्रिटिकल सेक्शन फॉर चेकिंग द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द रीइंफोर्समेंट इन फुटिंग इज एट द फेस ऑफ द कॉलम और पेडेस्टल और योर आरसीसी वॉल। तो डायग्राम बना के दिखा भी रखा है। तो ये कॉलम है, वॉल है या पेडेस्टल है, कॉलम है, वॉल या पेडेस्टल है, इसके फेस का क्रिटिकल सेक्शन है डेवलपमेंट लेंथ के लिए। इसका मतलब इस सेक्शन के दोनों तरफ जब तक आपकी रीइंफोर्समेंट खत्म नहीं हो जाती, यानी उसके एंड पॉइंट तक आपके पास डेवलपमेंट लेंथ अवेलेबल होनी चाहिए। तो इस सेक्शन के दोनों तरफ जब तक हमारी रीइंफोर्समेंट खत्म नहीं हो जाती, आपके पास डेवलपमेंट लेंथ अवेलेबल होनी चाहिए। तो डायग्राम में बना भी दिखा रहा है। इस सेक्शन से जब तक मेरी रीइंफोर्समेंट खत्म नहीं हो जाती, डेवलपमेंट लेंथ। इस सेक्शन से जब तक मेरी रीइंफोर्समेंट खत्म नहीं हो जाती, डेवलपमेंट लेंथ। तो दोनों तरफ क्या अवेलेबल है? डेवलपमेंट लेंथ अवेलेबल है। चलिए बाकी समझ में आती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं टेंसाइल रीइंफोर्समेंट की। टेंसाइल रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन द फुटिंग स्लैब सिमिलर टू दैट ऑफ द सॉलिड स्लैब। ये जो हमारी फुटिंग की स्लैब है, इसमें हम टेंसाइल रीइंफोर्समेंट एग्जैक्टली वैसे ही प्रोवाइड करते हैं जैसे हम सॉलिड स्लैब में देते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, देयर इज नो डिफरेंस। नेक्स्ट, in one way bending condition, main reinforcement is provided in one direction of the bonding and nominal reinforcement is provided on the transverse direction। जो नॉमिनल रीइंफोर्समेंट है वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाता है। क्यों? गला खराब हो गया क्या? डिफरेंशियल सेटलमेंट के लिए, क्रीप के लिए या श्रिंकेज के लिए। तो वन वे बेंडिंग कंडीशन के लिए मेन रीइंफोर्समेंट तो आप दोगे इन द डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग, और नॉमिनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे कहाँ पर? ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। क्लियर है? ये किस लिए दी जाती है? डिफरेंशियल सेटलमेंट को कंट्रोल करने के लिए, क्रीप और श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए।
क्लियर है? चलो ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इन वन वे reinforced footing slab reinforcement is distributed uniformly across the full length। पूरी लेंथ के लोग आप क्या करोगे, मेन reinforcement को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो जो बेंडिंग होगी हमारी छोटे स्पैन के लॉन्ग होगी, वन वे बेंडिंग, तो छोटे स्पैन के लॉन्ग हमारी बेंडिंग हुई है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या प्रोवाइड कर दोगे, मेन reinforcement प्रोवाइड कर दोगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी पूरी लेंथ के लॉन्ग। इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ। देखो पूरी लेंथ के लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड है, so it is distributed throughout the length. So one-way reinforced footing slab reinforcement is distributed uniformly across the full length of the footing in case of the wall footing, and in transverse direction distribution steel is provided। तो देख रहा है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड कर रखा है, जो ऊपर दे रखा है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है। In case of two-way reinforced in case of two-way reinforced square footing slab, reinforcement extend in each direction and shall be distributed uniformly across full length and width। तो अगर हमारी टू वे बेंडिंग है तो उस केस में आप reinforcement प्रोवाइड करोगे दोनों डायरेक्शन में, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी लेंथ के अलॉन्ग भी और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी विड्थ के अलॉन्ग भी। तो उस सिचुएशन में ये लेंथ और विड्थ दोनों के अलॉन्ग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। क्लियर है? तो वन वे बेंडिंग along the length यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या दोगे, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आप प्रोवाइड कर दोगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। टू वे बेंडिंग होगी, दोनों में आप यूनिफॉर्मली प्रोवाइड करोगे। क्लियर है पूरी कहानी? नोट कर लो फटाफट। चले, हो गया। अब देखो डायग्राम बना के दिखा रखा है फेस ऑफ द कॉलम क्रिटिकल सेक्शन, फेस ऑफ द कॉलम क्रिटिकल सेक्शन। ये टू वे बेंडिंग के लिए, दिस इज फॉर टू वे बेंडिंग। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेंथ के लॉन्ग भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। देख लो, चले, चलो। अच्छा इसमें एक जानकारी भी दे रहा हूँ आपको। क्योंकि टू वे बेंडिंग के अंदर स्टील आप प्रोवाइड कर रहे हो दोनों डायरेक्शन के अंदर, टू वे डायरेक्शन के अंदर जो आप स्टील प्रोवाइड कर रहे हो, जब बेंडिंग हमारी दोनों डायरेक्शन के अंदर है, तो उसमें अफेक्टिव डेप्थ आपको ध्यान से लेनी है क्यों अफेक्टिव डेप्थ ध्यान से लेनी है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फुटिंग है, इसमें जो डेप्थ निकल के आती है वो, इसमें जो डेप्थ निकल के आती है वो निकल के आती है शेयर क्राइटेरिया से। अब क्योंकि डेप्थ मुझे पता होती है, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर रहे होते हो बेंडिंग के अंदर ताकि एरिया ऑफ स्टील निकल के आ जाए। तो ध्यान रखना, जो आपका मेन स्टील है उसके करस्पॉन्डिंग आप डेप्थ कंसिडर करोगे D1, छोटी वाली डेप्थ, बड़ी डेप्थ मत लेके चले जाना, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग आपका एरिया ऑफ स्टील ज्यादा निकल के आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपका एरिया ऑफ स्टील ज्यादा निकल के आएगा। ध्यान रखना यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन है। अगर मुझे ज्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए होता, मैं इफेक्टिव डेप्थ ज्यादा कंसीडर करता, मेन रीइंफोर्समेंट को नीचे लगाता, पर अब मुझे डेप्थ पता है तो एरिया ऑफ स्टील ज्यादा निकालनी है, मैं इसको ऊपर लगाऊंगा। आई प्रोवाइड दिस एट द टॉप। तो ध्यान रखना, ये देखो लिखा भी हुआ है, कंसीडर डेप्थ D1 फॉर कैलकुलेशन ऑफ AST। तो जो आपका मोमेंट है, ये जो आपका मोमेंट है, इट इज इक्वल टू 0.87 FI AST इंटू D माइनस 0.42 XU। क्लियर है? चले, चलो।
तो बात ये करनी थी कि जब आप एरिया ऑफ स्टील निकालोगे डेप्थ d1 कंसीडर करोगे, द डेप्थ टू बी कंसीडर्ड इज d1. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, in two-way reinforced rectangular footing slab, reinforcement in longer direction is distributed uniformly across the full width. क्या लिखा है? जब मेरी टू वे रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर स्लैब होगी, जो रीइंफोर्समेंट होगी मेरी लॉन्गर डायरेक्शन की, उसको आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पूरी विड्थ के लॉन्ग. चेक करो, ये लेंथ बनी हुई है. तो जो रीइंफोर्समेंट है मेरी लेंथ के लॉन्ग, अच्छा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे. तो जो लेंथ के लॉन्ग रीइंफोर्समेंट है उसको मैंने रेड कलर का कर दिया. इसको आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो किसके लॉन्ग? चेक करो. तो इस रेड वाली रीइंफोर्समेंट को तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने अक्रॉस दी फुल विड्थ. तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरी विड्थ के लॉन्ग. ये देखो पूरी विड्थ के लॉन्ग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. ये रेड वाली जो रीइंफोर्समेंट है पूरी विड्थ के लॉन्ग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. चलो नेक्स्ट, जो मेरी रीइंफोर्समेंट है छोटे डायरेक्शन में जो मेरी रीइंफोर्समेंट है छोटे डायरेक्शन में, इसको आप लेंथ के लॉन्ग प्रोवाइड करोगे, पर लेंथ के लॉन्ग ये यूनिफॉर्मली प्रोवाइडेड नहीं होगी. लेंथ के लॉन्ग जब आप इसको प्रोवाइड करोगे, यहाँ पर 3 रीजन में हमने इसको डिवाइड कर रखा है. 3 रीजन में कौन सा डिवाइड कर रखा है? जो सेंट्रल रीजन है वो है बी विड्थ का. तो जो रीइंफोर्समेंट है मेरी किसके लॉन्ग, जो रीइंफोर्समेंट है हमारी लेंथ के लॉन्ग, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 रीजन के अंदर. जो बीच वाली रीजन है, जो बीच वाली रीजन है वो बी विड्थ की है, और जो बचा हुआ रीजन है वो कितना हो जाएगा, ये इसने सही नहीं लिखा हुआ. बचा हुआ रीजन है एल माइनस बी बाई टू, और ये होगा एल माइनस बी बाई टू. तो इसने आगे क्या लिखा? इसने आगे लिखा कि जो छोटी डायरेक्शन है, जो छोटी डायरेक्शन है यानी जो विड्थ है, उसके लॉन्ग जो आपकी रीइंफोर्समेंट है, इसको डिवाइड कर दिया आपने सेंट्रल बैंड ऑफ विड्थ बी, और जो एज बैंड है वो हो जाएंगे एल माइनस बी बाई टू. क्लियर चीज? तो जो भी रीइंफोर्समेंट है वो आप सेंट्रल बैंड में प्रोवाइड कर दोगे अलोंग दी शॉर्टर साइड, और जो आपकी एज बैंड है उसमें आप नॉमिनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे. क्लियर है? नोट कर लो इसको. चले, चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोल रहा है जो भी आपकी, जो हमारी रीइंफोर्समेंट थी हमारी अलोंग दी शॉर्टर साइड, वो आपने सेंट्रल बैंड में प्रोवाइड करी. अब सेंट्रल बैंड में आपने कितनी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करी है उसको भी चेक कर लेते हैं. दैट कैन आल्सो बी चेक्ड. तो हाइलाइटर सेलेक्ट किया. तो इन दी सेंट्रल बैंड द रीइंफोर्समेंट व्हिच इज टू बी प्रोवाइडेड इज एएसटी शॉर्ट स्पैन. तो निकाल लोगे एएसटी शॉर्ट स्पैन. एएसटी शॉर्ट स्पैन कैसे निकलेगा? टू वे बेंडिंग है, तो टू वे बेंडिंग है, आप लिखोगे जैसे यहाँ पे लिखा था आपने M1, तो यहाँ पे लिखो दोगे M2. तो M2 इज इक्वल टू 0.87 FI AST2 इंटू डी माइनस पॉइंट, सॉरी D2 माइनस 0.42 XU. यहाँ से आपने AST2 निकाल लिया. AST2 मतलब छोटे स्पैन के लॉन्ग जो एरिया ऑफ स्टील है. जो रीइंफोर्समेंट सेंट्रल बैंड के अंदर जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू AST ऑफ द शॉर्टर स्पैन, AST ऑफ द शॉर्टर स्पैन इंटू 2 अपॉन बीटा प्लस 1. अब इसमें बीटा क्या है? बीटा इज द रेशियो ऑफ द लॉन्गर डायमेंशन ऑफ द फुटिंग टू द शॉर्टर डायमेंशन ऑफ द फुटिंग. और एएसटी शॉर्ट स्पैन क्या है? इट इज द रीइंफोर्समेंट अलोंग द विड्थ. ये हमारी विड्थ के अलोंग जो रीइंफोर्समेंट है वो आ गई. अब जो आपकी बची हुई 2 एज स्ट्रिप है, इसमें आप रिमेनिंग स्टील को इक्वली डिवाइड कर दोगे. सो एएसटी इन द रिमेनिंग 2 एज स्ट्रिप विल बी इक्वल टू एएसटी ऑफ द शॉर्ट स्पैन माइनस जो आपने सेंट्रल बैंड में प्रोवाइड किया, दैट यू हैव प्रोवाइडेड इन द सेंट्रल बैंड. क्लियर है चीज?
चले, हो गया। चलो, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ट्रांसफर ऑफ द लोड एट द बेस ऑफ द कॉलम। ये तो पीछे भी डिस्कस कर लिया था हमने, ट्रांसफर ऑफ द लोड एट द बेस ऑफ द कॉलम। नहीं किया तो वापस रिपीट कर देता हूँ। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा लोड है बेस ऑफ द कॉलम पे, वो ट्रांसफर कैसे हो रहा है। जो हमारा लोड है वो कॉलम के बेस पे कैसे ट्रांसफर हो रहा है। तो परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस ऑफ द कंक्रीट इज गिवन बाय 0.45 स्क्वायर रूट ऑफ एफ सी के स्क्वायर रूट ऑफ A1 बाई A2। अब इसमें A1 A2 की जानकारी देनी है आपको, और 0.45 एफ सी के तो आपको पता ही है क्या होता है। ध्यान रखना, ये A1 बाई A2 का जो रेशो है, जो A1 बाई A2 का रेशो है स्क्वायर रूट के अंदर, ये 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 से ज्यादा निकल के आया, अगर ये 2 से ज्यादा निकल के आया, आप 2 के बराबर लेके चल दोगे। अब A1 और A2 क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। A1 is the maximum supporting area of the footing geometrically similar and concentric with the loaded area। इस बात को बोलूं कितना भी समझ में नहीं आएगा, डायग्राम के फॉर्म में एनालाइज करेंगे। और A2 क्या है हमारा, व्हाट इज A2, एरिया ऑफ द कॉलम। जो एरिया है हमारा किसके, कॉलम का। तो चेक करो, ये A2 हमारा एरिया ऑफ कॉलम है, ये A2 है जो हमारा एरिया ऑफ कॉलम है, दिख रहा है। अब A1 क्या है यहाँ पे, व्हाट इज A1। A1 is the maximum supporting area of the footing geometrically similar and concentric with the loaded area। ये सपोर्टिंग एरिया है फुटिंग का जो कॉन्सेंट्रिक हो किसके, लोडेड एरिया के। हमारा लोडेड एरिया क्या है, कॉलम एरिया। तो इसके कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, यानी दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए। और मैक्सिमम सपोर्टिंग एरिया कहां तक जाएगा, मैक्सिमम सपोर्टिंग एरिया देख लो, ये मैक्सिमम सपोर्टिंग एरिया है, क्योंकि सेंटर सेम होना चाहिए दोनों का। तो ये हमारा मैक्सिमम सपोर्टिंग एरिया आ गया A1। लेट सपोज अगर ये सर्कुलर है तो देखो सर्कुलर मार्क कर रखा है, अगर ये रेक्टेंगुलर होता तो रेक्टेंगुलर मार्क कर देता। अगर ये कॉलम मेरा सेंटर में होता फुटिंग के, तो उस समय हमारे A1 की वैल्यू एरिया ऑफ फुटिंग के बराबर निकल के आ जाती है। क्लियर है। नोट करो फटाफट। चले, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, अगर हमारी स्टेप या स्लो फुटिंग हुई, उस केस के अंदर एरिया A1 क्या लोगे, उस केस के अंदर आप एरिया लोगे सपोर्टिंग एरिया ऑफ द फुटिंग विच इज स्लोप्ड एट एन एंगल ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल। जो स्लोप्ड होगा कितने एंगल पे, 2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल के एंगल पे। तो ये हमारा क्या है, लोडेड एरिया है। अब लोडेड एरिया के फेस से आप स्टार्ट करोगे, एक स्लोप प्रोवाइड करोगे 2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल की। इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एरिया हमारा फुटिंग का निकल के आएगा, उसी को आप A1 मानोगे मैक्सिमम सपोर्टिंग एरिया। ये मैक्सिमम सपोर्टिंग एरिया मैंने शेड करके दे दिया आपको। कौन सा एरिया लोगे, प्रोजेक्टेड एरिया जो है, दिस इज अवर A1। ये हमारा A1 है, दिस इज A1। क्लियर है। नोट कर लो फटाफट।
नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सबने, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ऑल दी फोर्सेज एंड मोमेंट एक्टिंग एट द बेस ऑफ द कॉलम मस्ट बी ट्रांसफर टू द फुटिंग। जितने भी फोर्स और मोमेंट लग रहे हैं हमारे कॉलम के बेस पे, वो ट्रांसफर होने चाहिए फुटिंग के ऊपर। पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, compression forces in the concrete are transferred through direct bearing while tension force are developed through reinforcement। क्या मतलब है इस बात का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? जो भी कंप्रेसिव फोर्सेस हैं कॉलम से फुटिंग के ऊपर, ये तो ट्रांसफर होता है डायरेक्ट बेयरिंग से, पर जो टेंशन फोर्सेस हैं वो ट्रांसफर होते हैं रीइंफोर्समेंट के थ्रू। तो कॉलम में जो रीइंफोर्समेंट दे रखी है ना आपने, उसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं। तो कंप्रेसिव फोर्स तो कौन उठाता है? डायरेक्ट बेयरिंग उठाती है। और टेंसाइल फोर्स कौन उठाता है? रीइंफोर्समेंट उठा लेती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? जो परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेसेस हैं ऑन फुल एरिया ऑफ द कंक्रीट शैल बी टेकन एज 0.45 स्क्वायर रूट ऑफ एफसी के। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इस पर कुछ भी, और होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब आप परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस ऑन फुल एरिया ऑफ कंक्रीट की बात करोगे, जब आप परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस ऑन फुल एरिया ऑफ कंक्रीट की बात करोगे, उस सिचुएशन के अंदर, इन दैट सिचुएशन A1 और A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? उस सिचुएशन में A1 और A2 की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो जब A1 और A2 की वैल्यू सेम हो जाएगी तो स्क्वायर रूट ऑफ A1 बाय A2 क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ A1 बाय A2 सेम हो जाएगा। द स्क्वायर रूट ऑफ A1 बाय A2 विल बी सेम। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस क्या बच गया? व्हाट इज बीइंग लेफ्ट? तो जो आगे वाली टर्म है वो बच गई हमारी, दैट टर्म इज लेफ्ट। बाकी सब तो आपका कैंसिल आउट हो गया, रेस्ट इज कैंसिल आउट। क्लियर है? हाँ, 0.45 एफ सी के, स्क्वायर रूट ऑफ एफ सी के नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ A1 बाय A2 है। इट्स 0.45 एफ सी के, स्क्वायर रूट ऑफ A1 बाय A2। जो बेयरिंग स्ट्रेस है हमारी 0.45 एफ सी के होगी, इट विल बी 0.45 एफ सी के। हाँ, सही बोल रहे हो। ठीक है, नोट कर लिए सबने? चलो पीछे से हटा दो, ये स्क्वायर रूट हटा दो। यू कैन रिमूव दिस स्क्वायर रूट। तो 0.45 एफ सी के है, स्क्वायर रूट ऑफ A1 बाय A2 है, स्क्वायर रूट ऑफ A1 बाय A2। नोट कर लो फटाफट से, चलें फिर आगे। नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जहां पर कॉलम का जंक्शन आ रहा है, तो जहां पर कॉलम का जंक्शन निकल के आ रहा है, एट द जंक्शन ऑफ कॉलम एंड फुटिंग, वहां पे हमारे A2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? A1 के बराबर हो जाएगी। द परमिसिबल स्ट्रेस इज टेकन एज 0.45 एफ सी के। तो जहां पर जंक्शन है वहां पे A1 की वैल्यू A2 के बराबर, तो परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस कितना हो गया? 0.45 एफ सी के हो गया। So it is equal to 0.45 FCK। तो ये बात भी समझ में आती है। This point can also be understood. Next point of reference. If the permissible bearing stress in concrete, either in column or in footing, are exceeded, extra reinforcement is to provide to resist the additional force। अब पीछे जो आपके permissible bearing stress है concrete के अंदर, चाहे तो कॉलम में या फुटिंग के अंदर, अगर वो एक्सीड हो जाता है, if it is exceeded, then you have to provide the additional reinforcement। तब आप उसमें additional reinforcement provide करोगे। क्लियर है? The additional reinforcement is either in the form of the long reinforcement of the column और additional dowel bar। तो जो आपकी additional reinforcement है वो आप provide करोगे किसके फॉर्म में? reinforcement के फॉर्म में। जो आपकी additional reinforcement है वो आप provide करोगे किसके फॉर्म में? reinforcement के फॉर्म में। तो long reinforcement बार दोगे कॉलम के, या आप additional dowel bar दे दोगे। तो अगर कॉलम के बार sufficient हुए इस स्ट्रेस को कैरी करने के लिए या लोड को कैरी करने के लिए तो सफिशिएंट है, नहीं तो आप डबल बार प्रोवाइड कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिखा ही हुआ है, डबल बार में बी प्रोवाइडेड आइदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार। डबल बार या तो आप प्रोवाइड करोगे अकेले या कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल बार। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, sufficient development length shall be available for transferring the additional load both above and below the junction of the column and footing।
both above and below the junction and column and footing. तो sufficient development length हमारे पास available होनी चाहिए for transferring the additional load. जो भी additional load है इसको transfer करने के लिए, जो भी additional load है इसको transfer करने के लिए आपके पास sufficient development length होनी चाहिए junction पे, column के ऊपर, column में भी और footing में भी. तो लिख दिया junction पे at the column of the footing. ठीक है. Next point of reference. If pedestal is provided, then sufficient development length shall be available beyond the junction of the column and pedestal. सेम कहानी यहाँ पर है. अगर आपने पेडेस्टल दिया तो सफिशिएंट लेंथ होनी चाहिए कहाँ पर, जो हमारा जंक्शन है कॉलम और पेडेस्टल का, उसके बियॉन्ड. दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड. ये बात भी समझ में आती है. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मिनिमम एरिया ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट. जो मिनिमम एरिया दोगे आप लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का या डॉवल का या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ शैल बी 0.5% ऑफ सपोर्टेड कॉलम और पेडेस्टल. जो भी कॉलम और पेडेस्टल मेरी फुटिंग सपोर्ट कर रही है उसका एरिया था पीछे A2. जो भी कॉलम या पेडेस्टल मेरी फुटिंग सपोर्ट कर रही है उसका एरिया था A2. इसका 0.5% आप एरिया ऑफ क्या प्रोवाइड करोगे, लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड करोगे. अब चाहे ये तो कॉलम के फॉर्म में प्रोवाइड कर दो, चाहे आप डॉवल बार के फॉर्म में प्रोवाइड कर दो. सो मिनिमम एरिया ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट और डॉवल शैल बी 0.5%. जो मिनिमम एरिया आपके लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का, चाहे आप कॉलम बार के फॉर्म में दो चाहे आप डॉवल के फॉर्म में दो, ये 0.5% होना चाहिए आपके कॉलम के एरिया के बराबर. ठीक है. नेक्स्ट, मिनिमम 4 बार शैल बी प्रोवाइडेड. कम से कम 4 बार दोगे. कॉलम बार और डॉवल मिला के बता रहा हूँ, कम से कम 4 बार तो होने ही चाहिए हमारे. 4 बार शुड बी देयर. तो ये हमारा क्या है, ये हमारी क्रिटिकल सेक्शन है डेवलपमेंट लेंथ के लिए फॉर द लॉन्गिट्यूडनल बार. तो इस क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर भी डेवलपमेंट लेंथ अवेलेबल होनी चाहिए, क्रिटिकल सेक्शन के नीचे भी डेवलपमेंट लेंथ अवेलेबल होनी चाहिए. तो इसके ऊपर और इसके नीचे भी डेवलपमेंट लेंथ अवेलेबल होनी चाहिए. क्लियर चीज. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो आपने डबल बार प्रोवाइड किया है, द डबल बार डायमीटर शैल नॉट एक्सीड द डायमीटर ऑफ द कॉलम बाय मोर देन 3 mm. जो आपके डबल बार का डायमीटर है, इट शैल नॉट एक्सीड द डायमीटर ऑफ द कॉलम बाय मोर देन 3 mm. 3 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो डबल बार का डायमीटर, आपके जो कॉलम बार के डायमीटर है वो 3 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट सेज कॉलम बार्स ऑफ डायमीटर ग्रेटर देन 36 mm. कॉलम बार ऑफ डायमीटर ग्रेटर देन 36 mm इन कंप्रेशन कैन ओनली बी डबल्ड विद द बार ऑफ स्मॉलर डायमीटर. अगर आपके कॉलम बार का डायमीटर 36 mm है या उससे ज्यादा है, तब आप उसको डबल करोगे किससे, तब आप उसको डबल करोगे किससे, उससे छोटे डायमीटर के बार के करस्पॉन्डिंग. देन इट कैन बी डबल्ड विद द बार ऑफ स्मॉलर डायमीटर विद इक्वलेंट एरिया. Next point of reference, the dowel shall extend into the column at a distance equal to the development length. आपकी जो डॉवल बार है वो एक्सटेंड होनी चाहिए हमारे कॉलम के अंदर किसके बराबर, डेवलपमेंट लेंथ के बराबर. एंड इनटू द फुटिंग इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द डॉवल बार. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना. जो आपका डॉवल बार है वो आपके जंक्शन के ऊपर जो कॉलम है उसमें एक्सटेंड होना चाहिए अप टू द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द कॉलम बार. पर जो आपका डॉवल बार है वो फुटिंग में एक्सटेंड होना चाहिए अप टू द डेवलपमेंट लेंथ ऑफ डॉवल बार. इस बात को समझने के लिए लेट सपोज एक कॉलम बार दे रखा है, कॉलम बार की डायमीटर है 20 mm. तो आपकी ऊपर वाली डेवलपमेंट लेंथ होगी 40 × 20. और आपका जो डॉवल बार है, ये जो डॉवल बार है इसका डायमीटर है 25 mm. इट्स डायमीटर इज 25 mm. तो इसके नीचे जो डेवलपमेंट लेंथ होगी इट विल बी इक्वल टू 47 ऑफ 5 ऑफ व्हाट. So 47 of 5 of what? 5 of double bar. 5 of double bar is 25. तो इस चीज का ध्यान रखना. Take proper care of this. Clear?
नोट कर लो फटाफट। चले, चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज प्लेन कंक्रीट फुटिंग। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज प्लेन कंक्रीट फुटिंग। अब ये क्या है प्लेन कंक्रीट फुटिंग? ये बोल रहा है व्हेन द कॉलम इज स्लाइटली लोडेड, व्हेन द कॉलम इज लाइटली लोडेड विदाउट एनी बार इन टेंशन। जब हमारा कॉलम लाइटली लोडेड हो और हमारे बार के अंदर कोई टेंशन नहीं हो, द बेस एरिया ऑफ द फुटिंग इज रिलेटिवली लेस। जो बेस एरिया होता है हमारे फुटिंग का वो रिलेटिवली लेस होता है, तो उस केस में आप प्लेन कंक्रीट फुटिंग प्रोवाइड कर सकते हो। जब आप प्लेन कंक्रीट फुटिंग प्रोवाइड करोगे तो बेयरिंग स्ट्रेस क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए। और बेयरिंग स्ट्रेस क्राइटेरिया क्या है हमारा? 10 अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 0.9 स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्यूए अपॉन एफ सी के प्लस 1। इसमें अल्फा क्या है ये आपको एंगल दिखा रखा है। तो आपने कॉलम के फेस से फुटिंग के बॉटम तक लाइन ज्वाइन करी, जो भी अल्फा निकल के आएगा वो आप पुट कर दोगे ऊपर। क्लियर है? क्लियर है? चले, चलो चले। अब डिजाइनिंग की बात करेंगे। विल टॉक अबाउट डिजाइनिंग नाउ। चलो अब डिजाइन की जानकारी देते हैं। क्या जानकारी है? देखो, पहला, यू हैव टू टेक द वर्किंग लोड। जो भी वर्किंग लोड है आपको सवाल में गिवन होगा पी। लेट्स सपोज ये हमारी वर्किंग लोड है पी। टेक द सेम बेयरिंग कैपेसिटी।
टेक द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ये भी आपको सवाल में गिवन होगी, लेट अस सपोज क्यू। तो वर्किंग लोड भी गिवन होगा आपको, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी भी गिवन होगी, दोनों चीजें मेंशन्ड होगी, बोथ विल बी मेंशन्ड। नाउ टेक द सेल्फ वेट ऑफ द फुटिंग एंड बैकफिल एज 10% ऑफ द एक्चुअल वर्किंग लोड। ये कहाँ से आई वैल्यू? एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आई। अब जो भी हमारी सेल्फ वेट है फुटिंग की या बैकफिल की, उसको आप 10% मान लोगे एक्चुअल वर्किंग लोड का। अब आप बोलोगे सर 10% ही क्यों लिया? अब आप बोलोगे 10% ही क्यों लिया? ये हमने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे लिया। अच्छा, आप ध्यान रखना, नोट लिखा हुआ है, whenever the gross safe bearing capacity is given, you increase the service load by 10%. But whenever the net safe bearing capacity is given, you increase the service load by 5%. ये हम क्यों कर रहे हैं? हम आप फुटिंग का एरिया कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं, टू कैलकुलेट द फुटिंग एरिया। क्लियर चीज? क्लियर है? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब आप बोलोगे सर डिजाइनिंग कर रहे हैं हम, नेट लोड क्यों ले रहे हैं? आप बोल रहे हो डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो हम, आप बोल रहे हो कि सर हमने तो सर्विस लोड लिया। क्लियर है? क्लियर है चीज? हाँ, क्या डिस्कस कर रहा था मैं? कि डिजाइनिंग कर रहे हैं तो डिजाइन लोड लेना चाहिए। हमने यहाँ पे वर्किंग लोड क्यों कंसीडर कर रखा है? हम ये वर्किंग लोड कंसीडर कर रहे हैं ओनली टू कैलकुलेट द एरिया। क्लियर है? ओनली टू कैलकुलेट द एरिया, सिर्फ एरिया कैलकुलेट करने के लिए। पर जब आगे आप रीइंफोर्समेंट निकालोगे, जब आप उसकी डेप्थ निकालोगे फुटिंग की, तब आपको क्या लेना है? फैक्टर्ड लोड, अल्टीमेट लोड ही लेना है, या डिजाइन लोड ही लेना है। क्लियर है? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? हाँ, तो पहला पॉइंट क्या लिखा? पहला पॉइंट ये लिखा कि जब आपने सेफ वेयरिंग कैपेसिटी गिवन है, लोड को इंक्रीज करो 10% से। जब आपको नेट सेफ वेयरिंग कैपेसिटी है, लोड को इंक्रीज करो 5% से। हमने वर्किंग लोड कंसीडर किया क्या निकालने के लिए? हमने वर्किंग लोड कंसीडर किया ओनली टू कैलकुलेट द एरिया। हम डिजाइन लोड लेंगे किस लिए? फॉर डिजाइनिंग ऑफ द फुटिंग, यानी डेप्थ निकालने के लिए, रीइंफोर्समेंट निकालने के लिए, और बाकी पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए। शेयर के लिए भी आपको डिजाइन लोड लेना पड़ेगा। अब प्लान एरिया कैसे निकालोगे? टोटल लोड, वर्किंग लोड प्लस 10% ऑफ द लोड डिवाइड बाय द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, डिवाइड बाय द सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा। दिस विल गिव यू द एरिया। नेक्स्ट, प्रोवाइड द डायमेंशंस ऑफ द फुटिंग इन सच अ वे दैट द ओवरहैंग ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द कॉलम शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। आप डायमेंशंस इस तरीके से प्रोवाइड करोगे कि मेरी फुटिंग के दोनों तरफ जो ओवरहैंग है वो क्या निकल के आ जाए? मेरी फुटिंग के दोनों तरफ जो ओवरहैंग है वो सेम निकल के आ जाए। इट शुड कम आउट टू बी सेम। So area provided should be more than the area required. क्लियर है चीज? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब आप क्या कैलकुलेट कर लोगे? अब आप कैलकुलेट करोगे फैक्टर्ड नेट अपवर्ड प्रेशर। अब अपवर्ड प्रेशर कैसे निकालूंगा? सॉइल का जो अपवर्ड प्रेशर है, आपका डिजाइन लोड, डिजाइन लोड क्या होगा? 1.5 टाइम्स ऑफ वर्किंग लोड डिवाइड बाय द एरिया जो आपने प्रोवाइड किया, जो भी एरिया आपने प्रोवाइड कर रखा है। डिजाइन फॉर वन वे सेक्शन, फाइंड द थिकनेस डी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वन वे शेयर फेलियर। तो आपकी जो डी है वो किससे निकालोगे? आपकी जो डी है वो किससे कैलकुलेट करोगे? वो आप कैलकुलेट करोगे वन वे शेयर से। क्लियर है चीज? क्लियर है? हाँ, चलो नेक्स्ट। अब जब आप शेयर के लिए डिजाइन कर रहे हो फॉर प्रिलिमिनरी डिजाइन, आप के की वैल्यू क्या ले लोगे? आप के की वैल्यू ले लोगे 1। परसेंटेज ऑफ सील ले लोगे 0.2, 0.15 से लेके 0.3 के बीच में, लेट अस सपोज 0.2% फॉर डी कैलकुलेशन। क्लियर है चीज? फॉर डी कैलकुलेशन। क्लियर है? चलो, तो हमने बोला था पीछे डेप्थ किससे निकलती है? हमने बोला था पीछे डेप्थ किससे निकलती है? शेयर क्राइटेरिया से निकलती है। अब आप इसको डिजाइन करोगे किसके लिए? अब आप इसको डिजाइन करोगे पंचिंग या टू वे शेयर के लिए। अब आप इसको डिजाइन करोगे वन वे या सॉरी पंचिंग या टू वे शेयर के लिए। चलो, ये बात भी समझ में आती है। अगर आपकी फुटिंग फेल हो जाती है पंचिंग शेयर के अंदर,
अगर आपकी फुटिंग फेल हो जाती है पंचिंग शेयर के अंदर, तब आप उसकी डेप्थ को सफिशिएंटली इंक्रीज कर दोगे विदाउट रिपीटिंग द प्रीवियस स्टेप्स। आप सिर्फ यही स्टेप रिपीट करोगे, आप सिर्फ यही स्टेप रिपीट करोगे, पीछे वाले स्टेप्स में कोई चेंज नहीं आएगा। Then you will check the design for bending, you will check the design for bond, and you will check the design for transfer of the load from column to the footing. Clear चीज? चले? चलो, अच्छी बात है। अब देखो सवाल क्या है। देखो सवाल क्या पूछा हुआ है। The design depth of the footing for an isolated column is governed by maximum bending moment, maximum shear force, punching shear. तो ये बेस्ड है किसके ऊपर? शेयर के ऊपर। तो मैक्सिमम शेयर एंड पंचिंग शेयर। हो गया? चलो, the weight of the foundation is assumed as which of the following? 5% of the wall weight, 5% of the wall weight, 7% of the wall weight, 10% of the wall weight, 10%, 12%। तो 10% ऑफ दी वॉल वेट, कॉलम हो जाए वॉल हो जाए। तो 10% ऑफ दी वॉल वेट तो सेम पीछे वाला है। चलो, ये हमारी कंबाइंड फुटिंग की डिजाइनिंग है, ये अगले क्लास में करेंगे। दिस विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। इसके लिए नेक्स्ट क्लास ले लूंगा मैं, अभी के लिए सफिशिएंट है इतना।